चलिए बेटा स्टार्ट करें। ओके। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या एक्सपेंडिचर मेथड के? तो क्लास में किया था, बस वही क्वेश्चन था। ओके, आई एम शेयरिंग वन क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आप इसे शॉर्ट में लिख लो, बाद में इसे पूरा लिख लेना, बेशक रफ में लिख लो इसको आप क्वेश्चन अभी, क्योंकि मुझे फिर स्क्रीन हटानी होगी। कहाँ है इसमें भेज दिया था? एक सेकेंड बेटा। यस, क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ओके, नाउ इट्स विजिबल, क्लियर टू ऑल। फटाफट से लिखिए इस क्वेश्चन को, शॉर्ट में लिख लो, चाहे आप जल्दी लिखो। जैसे फर्स्ट है GDFCF, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो जल्दी जल्दी। या मैं व्हाट्सएप कर दूं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, मैं व्हाट्सएप भी कर देती हूँ जिन्होंने नहीं लिया है। वेट अ सेकंड। यस, इसमें जो सबसे पहले है हमारा न्यूमेरिकल 19, वो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 19 में ये कैमरास क्यों ऑफ हो गए, अनु और बबीता सबके? अच्छा ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन। न्यूमेरिकल 19 में आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमें पहले हेडिंग डालनी है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, बबीता मुझे बताइए एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या देता है? एक्सपेंडिचर मेथड आपको GDP MP देता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओके, शाबाश। C+G+I+NX। ओके, 19th क्वेश्चन में मुझे देख के बताइए, सी मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? मैंने न्यूमेरिकल 19 बोला है। 900, हाँ। 19 वाला, आप न्यूमेरिकल 20 देख रहे हो बेटा। न्यूमेरिकल 19 देखो, जिसके अंदर 12 ट्रांजेक्शन्स हैं, 12 पर्टिकुलर डिटेल्स दे रखी हैं। ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 900। ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 400। ओके ओके, नेट डोमेस्टिक, उसके बाद आई होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है फिर हमें? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 200। ये हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। ओके,
बाकी सब कुछ तो ठीक है, नेट को ग्रॉस बनाना है, कैसे करेंगे नेट को ग्रॉस? ओके, डेप्रिसिएशन बताइए। बताइए। अरे क्या हुआ, कोई बोल क्यों नहीं रहा? बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन कितना है काजल? गिवन नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज दे रखी है जिससे डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? क्या दिया हुआ है बताइए। 12th क्लास, रिस्पॉन्ड कीजिए बेटा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम जीरो लेंगे। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स बताइए कितना है? -25। ओके, इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। जल्दी बताओ यार। 1475। और ये रुपीज इन करोड़ है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? अनु, कैलकुलेट क्या करना है हमें? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या कहते हैं? NNP। ओके, हमारे पास गिवन है GDP MP, और हमें कैलकुलेट करना है NNP FC। जया है। जया बताइए, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी संध्या। बेटा एक्चुअली शायद बारिश की वजह से आप लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा तो फुल है और बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है, कई बच्चों को क्लियर आ रही है, तो आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA। PP सेम है, MP को FC करने के लिए -NIT। ओके, चलिए GDP हमारे पास था 1475, डेप्रिसिएशन था नहीं, ज़ीरो। प्लस NFIA बताइए कितना है क्वेश्चन में? NFIA बताइए। -10। निट कितना है? चलिए सॉल्व करिए, इसको बताइए। 1475 में से 10 माइनस करिए और 100 माइनस करिए। 1365। 1365। 1470 कैसे होगा बेटा? 1475 में से 10 माइनस हुए, 1465 हो गए। 1465 में से 100 माइनस किए तो 1365 हुए। ठीक है जी। ओके, नौ फटाफट से न्यूमेरिकल 20 मुझे करके बताइए, आंसर क्या आएगा, देखती हूँ सबसे पहले कौन बताता है।
न्यूमेरिकल 20, जल्दी करिए। क्या है? मम्मा ये जो अलमारी बंद कर दो। ये जो क्वेश्चन है इसमें बीच में माइनस दे दिया। कोई बात नहीं, पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। पहले आप फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करो और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 5 kg माइनस कर देना। मतलब 5,000 ना, 1 kg इक्वल्स टू 1,000 ग्राम, सो 5,000। तो आप क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि बहुत 3 kg में पहले 2 kg 500 ग्राम प्लस करो, और ग्राम है नहीं तो 0 0 लिख लेना। दिखाओ रजिस्टर। आपको लिखा हुआ है 3 kg, तो 3 kg लिख दिया। उसके बाद है 2 kg 500 ग्राम, 2 kg 500 ग्राम, इन दोनों को प्लस करना है। इसके लिए ग्राम है नहीं तो 0 0 लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है? समझ आ गया? केजी वाले कॉलम में 3 और ग्राम वाले कॉलम में 0 क्योंकि है नहीं। हाँ। इन दोनों को प्लस कर दिया। 5 kg 500। हाँ जी बेटा, हो गया। क्या कह रहे हो बेटा? आपने तो चढ़ाई भी नहीं थी, रख के क्या भूलोगे? और क्या? डाल दो। इन्होंने बस पतील वो रख रखा था, फ्राई पैन, उसमें चीनी तो थी ना। हाँ, गैस पे भी नहीं रखा था, मैंने गैस पे रख के उबाली है। बिछा ले मैट। खा ले, गरम गरम चावल खा ले, बहुत टेस्टी लगते हैं गरम गरम। पापा को बोलते मिक्स कर लेंगे सब्जियां अच्छे से। बेटा एक छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है करने में बच्चा? GDFCF दे रखा है, हाँ तो आई में क्या प्रॉब्लम है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या हुआ बेटा, बोलो। चेंज इन स्टॉक नहीं समझ में आ रहा, कहाँ है? चेंज इन स्टॉक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया हुआ है। देखो, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब लास्ट में आपके पास जो सामान रह गया, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितना सामान था। इसके थोड़े शब्दों पर जाओ। क्लोजिंग स्टॉक मतलब सारा सामान बेचने के बाद आखिर में आपके पास जो सामान बच गया वो, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टार्टिंग में आपने जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ था वो। तो देखो कौन सी टर्म है जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एक्सप्लेन कर रही है? नहीं पता चल रहा? हाँ, वेरी गुड। सेल्स बाय ऑल फर्म आपका ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स वाला ओपनिंग स्टॉक है। और जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक्चुअली ना ये, एक मिनट रुको रुको, ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऐसे मत सीखो आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस सेल। ये ये इस क्वेश्चन को स्टैंड बाय पे छोड़ दो। जो थर्ड मेथड है ना, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो। थर्ड मेथड है आपका प्रोडक्शन मेथड, वहां से इस फॉर्मूले को निकाला गया है चेंज इन स्टॉक के।
बेटा सिर्फ लक्ष्मी देवी को मेरी ना आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है आवाज़? तो बच्चा प्रॉब्लम फिर आपके नेट में है। प्रॉब्लम आपके नेट में है, लक्ष्मी देवी के नाम से जो बच्चा है आपके नेट में है। बाकी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। पीहो पीहो। खा रहा हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, ये वाला न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें चेंज इन स्टॉक एक इशू आ रहा है आपको। बस चेंज इन स्टॉक जो है वो आपका थर्ड मेथड से होगा। देखो ध्यान से समझेंगे सुनाई सब नहीं दे रहा बच्चे। क्या? हाँ जी बेटा, चलो फिर मैं पहले थर्ड मेथड कराती हूँ आज स्टार्ट। फिर हमारे तीनों मेथड्स हो जाएंगे और फिर हम तीनों मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। वैल्यू एडिड मेथड, जिसे कि हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। प्रोडक्ट मेथड आपको GDP-MP देता है। प्रोडक्ट मेथड आपको क्या देता है? इसका एक और नाम है एज पर दिस मेथड GVA-MP। GVA-MP एंड GDP-MP बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस मेथड को बच्चे। GDP-MP एंड GVA-MP बोथ आर सेम थिंग। अब वो कैसे निकालते हैं हम? इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू या इंटरमीडिएट कॉस्ट। यानी जो भी हमने सामान बनाया उसकी वैल्यू और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कर दोगे आप, तो आपका GDP-MP आ जाएगा। सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कई बार आपको प्रोडक्शन वैल्यू नहीं दी होती। तो प्रोडक्शन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन वैल्यू का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है बेटा, इंटरमीडिएट कॉस्ट, उसके लिए आपको सारी परचेजेस, जितनी भी रॉ मटेरियल है, ऑल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो हमें लेना होता है। ऑल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती है। आपको मैं इंटरमीडिएट और फाइनल में डिफरेंस करा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं ऑल परचेजेस की हूँ। ऑल परचेजेस का मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपने फाइनल गुड्स भी खरीदे हैं तो वो भी इंटरमीडिएट कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ समझा रही हूँ। देखो, पेपर में जैसे क्वेश्चन आया परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या परचेजेस ऑफ मशीनरी या परचेजेस ऑफ फर्नीचर, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें परचेज करी है। ठीक है, तो एक तरफ तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि सारे परचेजेस को ऐड कर दो, सारे परचेजेस को ऐड कर दो तो आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ मैं ये बात भी कह रही हूँ कि आपको परचेजेस सिर्फ रॉ मटेरियल की लेनी है, सिर्फ रॉ मटेरियल की। अगर आपने कोई फाइनल गुड परचेज किया है तो उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं लोगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा था, आपको सेल्स दे रखा था, तो वो यहाँ से उठाया गया था इस फॉर्मूले से कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से सेल माइनस करके चेंज इन स्टॉक निकाल रहे थे वो। यानी आपको ज़रूरी नहीं है कोई एक क्वेश्चन एक ही मेथड से आएगा, आपको एक क्वेश्चन के अंदर तीनों मेथड यूज़ करने भी पड़ सकते हैं। समझ आया बेटा? हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके
वैल्यू ऑफ आउटपुट में से सेल्स माइनस करके चेंज इन स्टॉक निकालिए और वो वाला न्यूमेरिकल करके दिखाइए. हो गया बेटा? अनु हो गया? बेटे नहीं हो रहा, करवाऊं क्या मैं बोर्ड पे? बता दो, कोई बच्चा बोलो तो सही एटलीस्ट. नहीं हो रहा? तो मेरे बोलने का वेट हो रहा था, पहले खुद से नहीं बोल सकते? बहुत नियर पहुंच गए हो, छोटी सी गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो. नहीं, बहुत नियर हो बट आंसर ये भी नहीं है. अच्छा चलो देखो, बोर्ड पे देखो. यूजिंग एक्सपेंडिचर. हाँ बोलो. नहीं, 11340 भी करेक्ट आंसर नहीं है. काफी नियर जरूर है लेकिन करेक्ट नहीं है. ओके देखो. वन. नो. नो. चलो बोर्ड पे देखते हैं. ओके ओके फाइन, वैसे इतना मुश्किल था नहीं ये. सबसे पहले. हाँ हाँ बोलो स्नेहा. नहीं. चलिए देखिए, कोई बात नहीं. हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देता है, जीडीपी एमपी देता है. सबके कैमराज ऑन होने चाहिए प्लीज़. जिसका फॉर्मूला होता है C+G+I+NX. हमने क्वेश्चन में देखा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000 है. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 1000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो आपको 350 दिया हुआ है, लेकिन उसमें फिक्स्ड वर्ड जोड़ रखा है. ठीक है. आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक प्लस कर देते हैं. जो फिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें जब हम चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं तब हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट कंपोनेंट आ जाता है. राइट. ये कल सिखाया मैंने आपको. अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है 350. ठीक है. अब चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस सेल्स करके आता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट है 150 और सेल्स है आपका 100. तो कितना आ गया आपका जीडीसीएफ? 400 आ गया ना. यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैं इसकी जगह पर
तो आपका GDCF हो गया 400। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? नेट एक्सपोर्ट्स -16। ओके, सॉल्व करिए। इसे कितना हुआ? 11,400 -60 113। ये हुआ रुपीज इन करोड़, राइट? ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, यहाँ तक आप सबका सही है जिन्होंने सॉल्व किया था? अब हमारे निकालना है, अब हमें निकालना है NNP-MP। NNP-MP हमें निकालना है। GDP-MP हमारे पास है। करिए चेंज, ग्रॉस को नेट। माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल। तौलिया लगा लो, नीचे ये गर्म चद्दर है, चल जाएगी। ये कॉपी पे रख लो। प्लस NFIA। और MP-MP सेम है, PP सेम है, सब कुछ सेम है, राइट? GDP-MP कितना आया था आपका? 11340। डेप्रिसिएशन कितना है? नहीं उसको नहीं। डेप्रिसिएशन दे रखा है 40। ओके। और क्योंकि अगर किसी को कंफ्यूजन है 40 क्यों, आपको याद होगा मैंने डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम बताया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, है ना? कि जो हमारी फिक्स चीज़ें होती हैं उसकी वैल्यू जो घटती है, तो यही वही है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। प्लस NFIA बताइए कितना है? ओके, कितना आया? ₹11,380 करोड़। समझ में आया जी? अगले वाला कर लोगे? होमवर्क में छोड़ दूं या करवाऊं क्लास में? ओके, तो फिर मैं वैल्यू एडिड मेथड के क्वेश्चंस कराऊं, थर्ड मेथड जो आपको सिखाया है आज। ओके, वैल्यू एडिड मेथड। Okay, I just share a question. दिख रहा है आपको क्वेश्चन? देखो, अब ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वैल्यू एडिड बाय फर्म A एंड फर्म B, यही फाइंड करना है हमें। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू ऑल्सो। अब मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया है। इस क्वेश्चन को सबसे ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग फर्म्स का दे रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 2 फर्म्स का दे रखा है, आप इसे 2 क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करेंगे। पहले फर्म ए का निकालेंगे और फिर फर्म बी का निकालेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, सबसे पहले हम फर्म ए का निकाल रहे हैं। आप पहले फॉर्मूला सीखें कैसे लिखते हैं फर्म ए। आपको पता है ग्रॉस वैल्यू एडिड मिलता है हमें
GVAMP मिलता है हमें वैल्यू एडेड मेथड से। उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्शन वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। बस यही फॉर्मूला लिखना है आपको पेपर में भी। अब प्रोडक्शन वैल्यू का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स ढूंढो फर्म ए की सेल्स, क्वेश्चन में देख के बताओ सेल्स फर्म ए की कितनी है। फर्म ए की सेल्स 300। और भी कुछ है? और भी कुछ है जो फर्म ए ने बेचा है? ओके, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बताइए फर्म ए का। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं बेटा? संध्या आप बताइए चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? अरे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो बताओ। उल्टा बोल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब सिर्फ फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है। फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक 20, और ओपनिंग स्टॉक देखिए सिर्फ फर्म ए का ओपनिंग, तो चेंज इन स्टॉक 15 आ गया। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन वैल्यू खत्म, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी परचेजेस। फर्म ए की परचेजेस ढूंढिए। फर्म ए ने परचेज बताइए कितने का किया है? 100 का किया है। और भी कुछ परचेज किया है फर्म ए ने? रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी किया है, शाबाश। इंपोर्ट किया है, कितने का है? 50। तो दोनों मिला के सारी परचेजेस हो गई। पापा मैं कल चलने। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अगर इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता परचेजेस बाय फर्म ए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता, परचेजेस बाय फर्म ए, तो हम उसमें इंपोर्ट्स नहीं लेते, क्योंकि आपको डायरेक्ट परचेजेस दे रखी हैं। क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हुआ है परचेजेस बाय ए फ्रॉम बी, तो यानी वो उसका टुकड़ा है, वो उसका सब पार्ट है। समझ आ रही है बात? इसीलिए हमने इंपोर्ट्स को ऐड किया है। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर ये सीधा सीधा लिखा होता सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए, तो उसमें हम एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे, उसमें एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे क्योंकि वो सीधा सीधा दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखकर ऐसे लिखा होता कि सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, फर्म ए ने बी को बेचा, या सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड, ए ने हाउस होल्ड को बेचा, ठीक है, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म सी, फर्म ए ने फर्म सी को बेचा, यानी वो अलग अलग टुकड़े हैं सेल्स के, उसमें हम एक्सपोर्ट्स प्लस करते। समझ आ गई बात? तो अब इसको प्लस किया, ये 315 आ गया, ये 150 आ गया, माइनस करके कितना आ गया बताइए? 165। और ये रुपीज किस में है? रुपीज इन लैख, रुपीज इन लैख। तो आपका फर्म ए का जीवीए आ गया। यहाँ तक खत्म हो गया आंसर। समझ आ गया? ठीक है, अब हम निकालते हैं फॉर्म बी का। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, फॉर्म बी हेडिंग डाली हमने, दोबारा से ये लिखा GVAMP। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। चलिए, अब फर्म बी की और प्रोडक्शन वैल्यू का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स बताइए, फर्म बी की सेल बताइए।
फर्म बी की सेल बताइए बेटा। और भी कुछ है? एक्सपोर्ट तो किया है बी ने। और डोमेस्टिक सेल का क्या मतलब होता है? जो कंट्री के अंदर करी है। तो हमें दोनों लेने चाहिए या सिर्फ डोमेस्टिक सेल लेंगे या सिर्फ एक्सपोर्ट लेंगे? हमें दोनों लेने चाहिए। वेरी गुड पलक। अगर हमें डोमेस्टिक शब्द ना लिखा होता, डोमेस्टिक शब्द ना लिखा होता, इसी क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा होता सेल्स बाय फर्म बी, तो क्या एक्सपोर्ट्स लेते? नहीं लेते। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ले तो सेल हो गई हमारी 250 और 30। सेल्स हो गई। प्रोडक्शन वैल्यू का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल हो गई ये। चेंज इन स्टॉक बताइए बी। बताइए। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कितना है? क्लोजिंग 5 है। अच्छा अच्छा। चेंज इन स्टॉक 5 आ गया, ठीक है। अब बी की परचेजेस बताइए। ये हो जाएगी फिर बताइए। इसमें मैं ले लूंगी। बी की परचेजेस बताइए। हमारे इसमें नहीं है। हाँ जी। ये नीचे रख 80 बस। मालिक। और तो नहीं है? ओके, सॉर्ट आउट कीजिए इसे। ये आई थिंक 285 हो जाएगा। कितना आया? 205 ₹205। इसमें मैं ले लूंगी। वो नहीं, इसमें नहीं। रुपीज 205 रुपीज इन लैख। समझ आया? तेरे तू समझ नहीं आती क्या? ₹205। तो फर्म ए का हमने निकाला 165, फर्म बी का हमने निकाला ₹205। एनी डाउट? ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस इस क्वेश्चन में ना बच्चे, प्लीज लिसन मी केयरफुली, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन, कम इन फ्रंट ऑफ मी। आपको जो थर्ड मेथड है ना बेटा, थर्ड मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि कब आपको एक्सपोर्ट्स को लेना है और कब नहीं लेना। अगर आपको सेल्स टुकड़ों में दे रखी है, उन्होंने ये लिखा हुआ है सेल्स बाय फर्म बी टू ए, सेल्स बाय फर्म बी टू सी, बी टू ए, बी टू हाउस होल्ड, बी टू फर्म, ऐसे करके अलग अलग सेल दे रखी हैं, ठीक है। तो आपने सारी सेल्स लेनी है। लेकिन अगर उन्होंने सीधा सीधा टर्म दे दिया सेल्स बाय फर्म बी, ठीक है, तो आपको कोई और सेल नहीं लेनी, इवन एक्सपोर्ट्स भी नहीं लेना, अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो। सिमिलरली परचेजेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको परचेजेस बाय फर्म बी दे रखा है तो ना आपको इंपोर्ट्स लेना है और ना ही कोई और परचेजेस लेनी है। अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट में परचेजेस बता रखा है कि परचेजेस बाय ए टू फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, और फ्रॉम हाउस होल्ड और फ्रॉम फर्म, मतलब बी ने इन अलग अलग लोगों से खरीदा है, तो सारी परचेजेस लेंगे और इंपोर्ट्स भी लेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है। यहाँ पे बस यही बात है। और दूसरी चीज, अगर मान लो उन्होंने ये लिख रखा है, फर्म वगैरह का चक्कर नहीं डाला, उन्होंने लिखा है परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप कौन सा परचेज लोगे? रॉ मटेरियल का परचेजेस लोगे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल, हमें इंटरमीडिएट गुड्स का परचेज लेना है। मशीनरी इज अ फाइनल गुड। पढ़ाया हुआ है आपको इंटरमीडिएट और फाइनल में डिफरेंस। तो मशीनरी जो होती है वो फाइनल गुड होता है, ठीक है। हमेशा हमें इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजेस को लेना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फर्म्स का इशू नहीं है, फर्म्स का नाम नहीं डाल रखा उन्होंने, सीधा कंसेप्ट लिख रखे हैं, सेल्स हैं, परचेजेस हैं, ये है वो है, फर्म्स का नाम नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि हम क्या खरीद रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपके तीनों मेथड्स हो गए हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ सिंपल सिंपल हुआ है, अभी ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम कुछ दिन तक क्लासेस लेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की। ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर रही हूँ। इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट होता है कि आप लोग कैमरा ऑफ करके दूसरा क्वेश्चन देखने लग जाते हो, फिर मुझे पता नहीं लगता आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई विल सेंड यू द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, और आप उन क्वेश्चंस को लिख के रखो रजिस्टर में, और नीचे इतना स्पेस छोड़ देना। आप देख रहे हो कॉमनली 5-6 लाइंस लग रही है हर क्वेश्चन के अंदर, मतलब अपना आइडिया लगा लगा के कि छोटा छोटा पैराग्राफ जितना, इतना गैप छोड़ छोड़ के सारे क्वेश्चंस लिख के रखना अपने सामने, सो दैट जब हम इनका सॉल्यूशन करें तो साथ साथ हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी, आप उन क्वेश्चंस को लिख के रखें। और जो बच्चे उनको ट्राई करना चाहते हैं, पहले खुद से वो ट्राई भी कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको चेक करना आसान हो जाएगा हमने कहाँ गलती करी, हम कहाँ कॉन्सेप्ट सही नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ही कराती रहूंगी तो फिर अपना दिमाग तो लगेगा नहीं ना। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है, और फिर अगर उसमें गलतियां हो रही हैं तो पेंसिल से करेक्शन कर लेना, कोई बात नहीं, कॉपी गंदी होगी ना, कोई बात नहीं, उन्हें दोबारा दोबारा करने मत बैठ जाना। कॉपी गंदी होती है, हो जाने दो, कोई इशू नहीं है। नहीं यार, रफ कॉपी में मत करना बच्चे, डबल डबल टाइम नहीं होता इतना कि पहले तुम रफ में करोगे और उसके बाद उसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करोगे। नहीं ना बच्चे, क्यों करना है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो ना। अगर छोटी मोटी गलती होती है तो पेंसिल से, जैसे मान लो मैंने ये ब्लैक पेन से काम किया हुआ है, ये रेड पेन से काम किया हुआ है, मेरी गलती हो गई तो मैं यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे 40 लिख दिया, यहाँ पे जो भी होगी करेक्शंस यहीं पे ऐसे कट करके करेक्शंस कर दी मैंने, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इससे पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको अपनी गलती पता चलेगी साथ साथ। वरना अगर आप, क्या होगा, आपने डायरेक्ट आप रफ में करोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत है, आप बस जो मैं करा रही हूँ उसको डायरेक्टली फेयर में टीप लोगे, आप अपनी गलती नहीं समझ पाओगे कि कहाँ गलती है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे methods हो गए हैं, तीनों मेथड्स के कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अभी आपको भेज रही हूँ, आप उन्हें ट्राई करिए। नहीं होंगे जो क्वेश्चन, पहले हम आंसर डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर नहीं आएगा फिर वो हम क्वेश्चन बोर्ड पे करेंगे। ओके, ठीक है। तो सब बच्चे अटेंडेंस दे दीजिए, पलक अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा, मैं ये काम भेज देती हूँ भी आप लोगों को, और रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं इस रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी।